हो रहा है 1 मिनट हो गया तेरा हो गया इसके पास पहुंच गया बेटा चलो हम लोग के कल हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे ना और जो पुराना चैप्टर को डाउट है हो गए और आप छुट्टी में कर रहे हैं फिर बात करते हैं आप लोग ऐसा करो जो पुराना चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है कब रिवाइज भाई मैं तो नहीं करती हाँ बोलो अरे सही कर बेटा पुराना चैप्टर में आपने क्वेश्चन लगाया इसके क्वेश्चन लगाओ उसके ठीक है हाँ क्वेश्चन लगाओ और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो ठीक है खुद की देखिए शायद आई नहीं मैं खुद की देखिए कैसे करूँ उसमें नहीं इसको हम दिखाएंगे हाँ एक बार जल्दी से जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसको एक बार रिवाइज करो और फिर आपको हाँ हीमोफीलिया के बारे में सर एक बार बता दीजिए हीमोफीलिया के बारे में ठीक है देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या था समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या बताया था बच्चों जहाँ पे कोई कलर की पहचान नहीं कर पाता ये कैसा होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर है कैसा है सेक्स लिंक और कलर की पहचान नहीं कर पाता है मतलब उसका कोन सेल जो होता है वो क्या हो जाता है अरे रॉड सेल कोन सेल होते हैं तो हमारे यहाँ पे अंदर रेटिना में तो वो इफेक्ट होते हैं और वो इफेक्ट होंगे तो आपको कलर की पहचान नहीं कर पाओगे पहला ठीक है कलर ब्लाइंडनेस इसी को बोलते हैं ये किताब में भी लिखा हुआ है देख लो है हाँ मैं कुछ और सोच रही अच्छा ठीक है कलर ब्लाइंडनेस ये होता है दूसरा तुम्हारा कौन सा हीमोफीलिया हीमोफीलिया में क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग करता है क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं हमारे आपको पता होगा ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं पता है आपको और जब क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेंगे तो ब्लड क्या नहीं करेगा क्लॉट नहीं करेगा और क्लॉट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है ये किसको हुआ था पहले विक्टोरिया को हुआ था सही है क्वीन विक्टोरिया और इसे इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज ठीक है तो और किसी बच्चे को डाउट है बताओ बाकी सारे हमारे और डोमिनेंट में बस एक है और आप लोग ये भी ध्यान रखो कि कौन सा डिसऑर्डर किस स्टेट को फॉलो कर रहा है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चाहे आप लोग यहाँ पे मैंने स्टेट लिखवाई है वहीं पे एग्जाम्पल में लिख लो हेरिटेज देखो बनाया नहीं मैंने तो उसका बताया ना कौन सी डोमिनेंट रिसेसिव मेंडेलियन कौन सी है मुझे लिखवा दिया पहले हमें पहले लिखवा दिया अच्छा सेक्स लिंक में रिसेसिव कौन सा है ये लिखा है तुमने कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया है ना जब वो बुक पढ़ूंगी तो ठीक उसकी जगह ठीक शॉर्ट ठीक में ठीक पढ़ना तो ऐसे करके बना लिया करो आप लोग घर में बैठ के तो काम कर सकते हो और ऐसे काम आप लोग करते रहो हर टॉपिक में जिससे पता है क्वेश्चन आता है तो हमारा एकदम से गलत नहीं होगा है ना ये बच्चे कहाँ भाग रहे हैं
पॉलीजेनिक ट्रेट का वो मेंडेलियन या इसमें आएगा नॉन मेंडेलियन में। पॉलीजेनिक वाला हाँ ये एनसीईआरटी में कहीं कोई लाइन नहीं लिखी है लेकिन क्वेश्चन था ऐसा कोई? हाँ 2025 में आया है क्वेश्चन दिखाने जो देखा क्वेश्चन निकाल दीजिए मतलब वो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ हमारी तरह हो रही है ये तो नॉर्मल पता है सुनो सुनो मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन क्या है समझ लीजिए। मेंडल ने कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल कहा था एक जीन होता है उसके दो एलील होते हैं, सही है? तो वो कैसा हो गया वन जीन। और ये पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है जब बहुत सारे जीन, तो इसका मतलब कैसा हो गया नॉन। मेंडल ने एक जीन को लेके किया था, एक जीन को कहा था और उन्होंने कहा था कि वन जीन को लेके हम कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेंडेलियन का मतलब क्यों यहाँ पे कि पॉलीजेनिक ट्रेट है। और पॉलीजेनिक का सिंपल सा मतलब है जब एक जीन की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे जीन की बात हो रही है। अब बहुत सारे जीन जब कंट्रोल होंगे तो इसका मतलब कैसा होगा नॉन मेंडेलियन। ठीक है तो बेटा आप लोग किताब निकालो और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था। अब आप लोग बातें मत करो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम से सुन लो पहले। अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जिस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा पहले वो बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, अगर हम बेटा बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, तो ये उस टाइम की बात है जब लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी में कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में समझो कि लोग ये सोचते थे, एक पहली मानते थे कि भाई एक हाथी का बच्चा हाथी की तरह होता है, एक आदमी का बच्चा कैसा होता है, आदमी की तरह होता है। ये डिसाइड कौन करता है? भाई सबका अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो ये डिसाइड कौन करता है कि आम के सीड से आम का ही प्लांट ग्रो करेगा। या मैं बोल सकता हूँ कि एक डॉग का बच्चा होता है तो वो डॉग की तरह होगा। मैं शकल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे और फिर इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स टू प्रोजेनी। दूसरा फिर एक दूसरा डाउट था लोगों के मन में कि भाई ठीक है चलो कि हमने मान लिया कि जिसके जैसे फादर होंगे वो बच्चा वैसा ही होगा। ह्यूमन अगर फादर है तो बच्चा ह्यूमन ही होगा, अगर एलिफेंट फादर है तो एलिफेंट ही बच्चा होगा। ठीक है, लेकिन लोगों के मन में डाउट था फिर ऐसा क्यों होता है कि दोनों फादर और मदर दोनों अगर मान लिया लंबे हैं फिर बच्चा घंटे कैसे रहता है, बौना कैसे रहता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक पेरेंट्स कैसा है गोरा है और एक पेरेंट्स कैसा है काला है तो बच्चे सारे गोरे क्यों हो गए फिर। या दोनों पेरेंट्स काले हैं बच्चा फिर भी क्या हो जाता है गोरा हो जाता है। अगर फादर से ही हमें कैरेक्टर मिल रहे हैं तो फिर वेरिएशन क्यों आते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उनके मन में भी ये आया होगा। लेकिन सोचो मेंडल के पास कितना दिमाग था कि उन्हें ना तो जीन्स के बारे में पता था, ना उन्हें क्रोमोसोम के बारे में पता था, और ना ही उन्हें ये पता था कि क्रोमोसोम भी कुछ सेल डिवाइड होता है उसके साथ आते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था, वो खाली एक्सपेरिमेंट करने लगे। उस टाइम पे उन्होंने जीन को या फैक्टर बोला था। और दूसरा हम बात करें तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, उन्होंने पहले किया मोनोहैबिट क्रॉस, इसके बाद आपको बताया डाईहैबिट क्रॉस किया। उन्होंने क्या समझाया हम लोगों को, उन्होंने ये बताया कि भाई
हमारे पास कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। अगर मान लिया किसी के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मेंडल ने यही समझाया सिंपल भाषा में कि अगर मान लिया एक पेरेंट्स कैसे हैं, मान लो टॉल है, सही है, और दूसरे पेरेंट कैसे हैं, ड्वार्फ हैं, यानी कि एक पेरेंट्स लंबे हैं और एक पेरेंट्स कैसे हैं, बौने हैं। अगर बेटा इसका एक एलील आएगा और इसका एक एलील आएगा तो आपको पता है इनकी जो F1 प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ सिंपल भाषा में ये होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चा ना ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा बौना हो, बीच का होना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने देखे कि सारे प्राणी कैसे दिख रहे थे, टॉल दिख रहे थे, और अगर सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक एलील क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है, और दूसरा कैसे है, रिसेसिव केस में। डोमिनेंस का मतलब है सिंपल सा कि वो अपना कैरेक्टर को दिखा रहा है, शो कर रहा है, और रिसेसिव का मतलब है वो अपने कैरेक्टर को छिपा रहा है। अब आप लोग बताओ बेटा, ये प्लांट है कोई, आप लोग सुन लो, ये प्लांट है, आप बताओ इसके गैमीट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, एक गैमीट बनेगा, एक गैमीट बनेगा ये, और एक गैमीट बनेगा ये। अब आप लोग मुझे ये बताओ खाली, अब तो ये अलग अलग हो गए ना, अगर ये वाला स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज कर देगा तो आप लोग बताओ बच्चा कैसा हो जाएगा, बौना, समझ गए। और अगर ये वाला करेगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा, लंबा। मतलब इन्होंने ये कहा था कि 2 एलील में कोई भी एक एलील क्या होता है, डोमिनेंस शो करता है, और जब गैमीट बनते हैं तो दोनों एलील क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 लॉ दिए थे, पहला दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि हमें कुछ एक्सेप्शन भी मिले थे, जैसे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। वो हमने देखा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डोमिनेंस हो नहीं करते हैं और हमें बीच का रेशियो मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको डॉग फ्लावर में, वहां रेड फ्लावर थे और व्हाइट थे, जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें कौन से F1 में मिले, पिंक, ना तो रेड ही आया ना ही व्हाइट आया। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ जब F2 हुआ तो F2 में क्या हुआ कि हमें रेड भी मिले, व्हाइट भी मिले और पिंक भी मिले। इसके बाद मेंडल ने तो यहाँ पे भी डाइहेड्रल टॉस कर दिया और उन्होंने पूरा हमें समझा दिया कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, कोई हमारा एलील रिसेसिव केस में आता है जिससे उसके कैरेक्टर दिखते नहीं है लेकिन वो बच्चों में डोमिनेंस शो करेगा, ये हमने देखा था। तो मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल समझा दिए कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में मेंडल को नहीं पता था कि हमारी बॉडी में ऐसा तो होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी उन्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है, डीएनए होता है या फिर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि साइंटिस्ट ये देखना चाह रहे हैं यहाँ तक कि हमारी बॉडी या सेल जो होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अभी तक उन्हें नहीं पता है कि डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है, उन्हें नहीं पता, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, अभी तक कोई नॉलेज नहीं थी, हालांकि आपको पता है डीएनए होता है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली में, हम बोल सकते हैं कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है। और आपको पता है मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में डीएनए होता है, कुछ केसेस में आरएनए भी होता है, जैसे कुछ वायरस होते हैं उनके पास आरएनए होता है। तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग खुद सोचो। यहाँ हमको ये पढ़ने को मिलेगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारी सेल को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है, तो आप एक ही भाषा में बोलोगे कि हमारी सेल को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसीलिए हम लोग बेटा शांत हो जाओ, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि उसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है बेटा कि कैसे, देखो अभी तक आपको ये बताया मैंने कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरेक्टर वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। और बेटा किससे हो रहे हैं, फादर टू प्रोजेनी, ये तो आपको पता है, फादर से किसमें होते हैं, प्रोजेनी में होते हैं। और बेटा हमको पता है प्रोजेनी में क्यों होते हैं, क्योंकि फादर के क्या मिलते हैं, गैमीट, क्या मिलते हैं बच्चों, फादर के मिलते हैं हमें गैमीट। और अगर फादर के गैमीट मिल रहे हैं तो एक सेल ही तो है, गैमीट क्या है, एक सेल ही तो है, उस सेल में सेल के साथ क्या आ रहा है। और जब आ रहा है ठीक है, मैं मान लेता हूँ डीएनए आ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि डीएनए कैसे कंट्रोल करता है पूरी हमारी बॉडी के कैरेक्टर को, वो हम इस चैप्टर में पूरा समझेंगे। जैसे फाइनली बताओ बेटा, एक सेल है, बेटा बोलो मत आप लोग, सेल है और ये सेल आपको बताया यहाँ पे ये समझ रहा हूँ, चलो एक सेल है और एक सेल ये है, ये मान लो गैमीट है, एक फादर के और एक किसके, मम्मी के हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम कहाँ पे होंगे, यहाँ होंगे, और दोनों के मिलके क्या बन जाएगा, 46 क्रोमोसोम का एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। अब हमारे पास एक सेल है और ये बताओ ऐसे ही एक सेल हर एनिमल बना होगा, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, एक ही सेल तो बना होगा पहले, और उस सेल ने लगातार डिवाइड किया। लेकिन डिवाइड तो किया, ये बात ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता हो कि वो सेल डिवाइड करके ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्यों बन गया, हमारे अंदर ऐसे कौन से प्रोटीन बनने थे, या एलिफेंट के अंदर कौन से प्रोटीन बनने थे जो एलिफेंट बना, और हम लोग कैसे बन गए, ह्यूमन बन गए। तो डीएनए कैसे करके कैरेक्टर कंट्रोल करता है वो हम लोगों को इस चैप्टर में समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पूरा बॉडी किससे बना है, प्रोटीन से बना है, और कौन सा प्रोटीन बनता है ये डिसाइड कौन करता है, डीएनए। कौन करता है? और इसीलिए डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। लेकिन करता तो है, कैसे करता है भाई, कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्यों बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ये डीएनए कैसे डिसाइड करता है। ऐसा तो है नहीं कि डीएनए बोल रहे हैं या उसके पास कुछ ऐसा है कि स्विच ऑन कर दिया तो बन गया प्रोटीन, ऑफ कर दिया तो नहीं बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सबको हमको सबको पता है कि हर किसी के पास डीएनए होता है जो भी लिविंग है। दूसरा हमको ये भी पता है हर किसी के पास अगर प्रोटीन बनता है 20 कोडॉन से, तो हर किसी के पास 20 कोडॉन से ही बनता है, मतलब 20 अमीनो एसिड बनता है, सॉरी, और इसके बाद 64 कोडॉन अगर हमारे पास है, सबके पास वही कोडॉन है। लेकिन डिफरेंस फिर कहाँ पे आता है कि हम लोगों में और किसी दूसरे एनिमल में। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली पूरा एक समझेंगे, डीएनए के बारे में समझेंगे, आरएनए के बारे में समझेंगे। एक प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। इसमें होता क्या है बेटा, एक तो होता है डीएनए। अच्छा पहले एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को सबको बच्चों को ये पता है कि डीएनए, जीन, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? सब बच्चों को पता है, किसी की डाउट तो नहीं है? क्योंकि इस चैप्टर में यही बार बार बोलूंगा कि जीन, प्रोटीन, डीएनए, क्रोमोसोम सब बच्चों को पता है। एक बार मैं 2 मिनट समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये चीज समझ लो बेटा। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीएनए की। किसका करता हूँ? डीएनए क्या है? डीएनए ये तो मैंने डीएनए बना दिया, ये डीएनए है, ठीक है। जब डीएनए, अब आपको बताइए ये हमारा जो इसका साइज होता है वो कितना होता है? 2.2 मीटर एक सेल के अंदर। और बेटा हमारे न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻13। सोचो कितना छोटा न्यूक्लियस होगा, -13 की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा कितना लंबा डीएनए? 2.2 मीटर का। और कितने छोटे न्यूक्लियस में सोचो, अगर पूरी बॉडी का मैं डीएनए निकालूं तो ऐसा बोलते हैं, जैसे आपको छोटे टीचर पढ़ाते नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है कि हम सूर्य के चक्कर लगा सकते हैं। मैं तो 6-7 में था तो यही सोचता था यार, पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब उस टाइम नहीं समझता था डीएनए क्या होता है, हालांकि उन्हें बताया भी नहीं था डिटेल में डीएनए क्या होता है। तो हमने मान लिया था होगा कुछ ऐसा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, सन तक। एक चक्कर नहीं लगाना है, ऐसे 70 चक्कर लगा सकते हो, इतना डीएनए एक लिविंग बॉडी में है हमारी। 70 चक्कर सन के, 2.2 मीटर एक सेल में है। सोचो हम इतने सेल हैं हमारी बॉडी में कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये डीएनए क्या है? और दूसरा फिर हम बात करते हैं क्रोमैटिन की, क्रोमोसोम की, जीन की। वो क्या है वो समझो बेटा। ये डीएनए है, मान लिया, ध्यान समझना। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, इसी को पढ़ाऊंगा आज। डीएनए है, इसका एक सेगमेंट मैंने ले लिया और ये सेगमेंट क्या करता है, एक फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कोई एंजाइम बना रहा है, कोई हार्मोन बना रहा है, जो भी बना रहा है वो बना रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? जीन। अब आप समझे जीन क्या होता है? डीएनए का एक सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसे क्या बोलते हैं? जीन। अब दूसरी बात सुनो बेटा, 2.2 मीटर लंबा डीएनए, ये हमें हमारे न्यूक्लियस में रहता है रैप फॉर्म में। रैप का मतलब होता है कि मतलब जैसे मान लिया आपने धागा देखा है, धागा मैंने धागा को पूरा निकाला, लेकिन जब उसकी रील बनाऊंगा तो बहुत छोटे बीच में आ जाएगा। ऐसे ही डीएनए क्या होता है? पैक होता है हमारे न्यूक्लियस में। क्या होता है? पैक। और जब पैक होता है तो वो एक डीएनए, बोलो बेटा, और साथ में एक प्रोटीन के साथ होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? जब ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन के साथ है तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। है तो डीएनए,
खाली हमने नाम ही चेंज किया है, क्या बोल दिया। और जब हमारी सेल डिवाइड करती है, सही है, तो क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और बन क्या रहता है, क्रोमोसोम। हाँ ये बोलते हैं क्रोमेटिन। पैक का मतलब है जो होता है तो स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब बिखरे हुए फॉर्म में, लेकिन फिर भी लिपटा हुआ होता है स्टेम प्रोटीन से। ऐसे होता है, देखो जैसे ये प्रोटीन है, इसके पास ऐसे ऐसे लिपट गया, फिर बन गया, फिर ऐसे लिपट गया, फिर बन गया, फिर ऐसे लिपट गया, ऐसे होता है। होता तो वैसे स्कैटर्ड फॉर्म में हम बोल सकते हैं, कंडेंस फॉर्म तो इसकी यही वाली है, क्रोमोसोम वाली, लेकिन यहाँ पे भी ये पैक है। क्या है, पैक। खाली डीएनए नहीं रह सकता क्योंकि उतना आ ही नहीं पाएगा, तो हमने उसको पैक कर दिया है। अब सुनो, खाली देखेंगे तो डीएनए। अब एक बात और बताऊं, अगर आप सेल में जब भी देखोगे तो आपको या तो क्रोमेटिन फॉर्म में दिखेगा या फिर क्रोमोसोम फॉर्म में। अगर आपने सेल डिवाइड कर रहा है उस टाइम पे देखा है तो क्रोमोसोम फॉर्म में, और डिवाइड नहीं कर रहा है तो किस फॉर्म में, क्रोमेटिन फॉर्म में। खाली डीएनए आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम समझ गए। अभी हालांकि और डिटेल में समझेंगे हम लोग। दूसरा, ये वही हिसाब हो गया ना, जैसे अभी आप लोग बैठे यहाँ पे स्टूडेंट हो, क्या ऐसी कपड़ों में ऐसी तरीके से आप शादी वो उस रथ पे बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठोगे ना। उस टाइम पे क्या करोगे, शेरवानी पहनोगे, यहाँ मुकुट लगाओगे, ठीक है, ये सब काम होता नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या बन जाते हैं, दूल्हा। हर कोई कहता नहीं कहता दूल्हे जा रहा है, और होते तो तुम ही हो, ऐसा तो है नहीं कुछ चेंज हो गया। तो खाली हमने कंडीशंस के हिसाब से अपने क्या चेंज की, अपनी पोजीशन चेंज की कि हम कैसे दिखने चाहिए। भाई आप लोग बताओ, ऐसे ही आप लोग खेत जाने लगे, आपने थोड़े फटे हुए अपने कपड़े पहन लिए, आपने फावड़ा रख लिया, और तो आपसे कोई क्या करेगा बताओ, किसान। अभी आप यहाँ बैठे तो आप कौन हो, स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट हो, और जैसे ही आप लोग कहाँ जाओगे, शादी करने जाओगे, तो क्या बन जाओगे, दूल्हा होगे तो आप ही लोग। ऐसे ही हमारे डीएनए के साथ है। एक अगर हम सेपरेट निकालें तो डीएनए, जब पैक फॉर्म में तो क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम। है क्या, डीएनए। और जीन्स क्या है, डीएनए के सेगमेंट। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में। तो बेटा पहले मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब आप लोग ध्यान समझो, पहले कुछ कहानी। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ मॉलिक्यूल लेवल पे कैसे इनहेरिटेंस होता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो कौन होता है जो कैरेक्टर को लेके आता है, ठीक है। अभी मेंडल ने बताया नहीं था ये कौन लेके आता है, लेकिन अब हमें पता लगा है कौन लेके आता है, डीएनए। कौन लेके आता है, तो डीएनए में बोल सकता हूं जो लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और बेटा आपने डीएनए का नाम खूब सुना होगा। तो जेनेटिक मटेरियल हमारे दो होते हैं, ये तो होता है डीएनए या फिर होता है आरएनए। हालांकि मोस्टली डीएनए होता है जो कैसे काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अभी तक साइंटिस्ट को ही नहीं पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या फिर कोई प्रोटीन है। सेल के अंदर क्या है साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। हालांकि मैं पहले डीएनए के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आरएनए काम क्या है और प्रोटीन कैसे बनता है। थोड़ा सा आप लोग लेंथ समझो। एक मैंने बताया था सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको बताया डीएनए से क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और दूसरा बेटा आपको पता होगा डीएनए से डीएनए भी बनता है, और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं, अभी जल्दी में शायद लास्ट ईयर नीट में ही क्वेश्चन आया था खाली कि क्या बनता है तो उसको क्या बोलते हैं। ये सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन आया। डीएनए से डीएनए तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से
प्रोटीन तो, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद पढ़ेंगे, तो फाइनली हम लोग ये समझेंगे कि कैसे डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जब आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा एनिमल कैसा बनेगा और उसके अंदर कौन से प्रोटीन बनेंगे। अब आप लोग सुनो ध्यान से, सुनो यहाँ पे। सबसे पहले जो बात आप लोग लिखोगे मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है? अभी आप लोग समझ लो पहले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा डीएनए के बारे में। अब हम लोग ध्यान सुनो, डीएनए बहुत कुछ जाता है। और दूसरा क्या है बेटा कि मुझे लगता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और यहाँ से मान के चलता हूँ मैं 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, कोई सा एग्जाम हो, ठीक है? तो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। सबसे पहले मैं कहती स्टार्टिंग की बात करता हूँ डीएनए की। आप लोग ये तो पता है आपको डीएनए कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी में। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होता है बेटा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? ये होता है इसका फुल फॉर्म। और आपको बताइए प्रेजेंट कहाँ होता है? तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अच्छा एक बार बच्चों बताओगे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट किस सेल में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। अगर मैं आपसे कहूं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन सेल में? ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब ये मत कहने लगा सर यूकैरियोटिक सेल नहीं बताया मैंने। आपको पता है 2 टाइप सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब डीएनए क्या है अब समझते हैं पूरा, ठीक है? डीएनए को मैं ऐसा बोल सकता हूं, डीएनए है जो, अगर डीएनए की लेंथ को काउंट करना हो तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब मैं बोल रहा हूं कि डीएनए की लेंथ कितनी होगी ये डिसाइड करता है कि उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। इसीलिए हम डीएनए को बोलते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आपके मन में आएगा सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करते हैं कि वो डीएनए की लेंथ कितनी होगी। तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो हम लोग समझेंगे बेटा कि 1 न्यूक्लियोटाइड हम किसे बोलते हैं। अभी हमको लिखने फोकस मत करना, खाली समझने फोकस करना, ठीक है? 1 न्यूक्लियोटाइड। तो 1 न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं होता है, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हो, दूसरा बेटा शुगर हो, पेंटोस शुगर, ये क्या बोलते हैं? पेंटोस, जो 5 कार्बन शुगर होती है। डीएनए के पास कौन सी होती है? डीएनए के पास होती है डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए केस में क्या होती है बेटा? राइबोज। ये समझे? और तीसरा आपको ध्यान रखना है, शुगर हो गया, तीसरा ध्यान रखना है आपको क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। देखो पहला क्या होता है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा क्या था? पेंटोस शुगर। आपको पता है डीएनए किसमें होती है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए केस में क्या होती है? राइबोज। ठीक है? अब आप लोग सुनो, तीसरे नंबर पे होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होते हैं बेटा? नाइट्रोजनस बेस। आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और बेटा यहाँ पे मैं खाली ये लिख रहा हूँ अभी, चलो मैं लिख देते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप होता है प्यूरिन और एक होता है प्यूरिन में तुम्हारा, प्यूरिन में जो आते हैं तुम्हारे वो आते हैं 2। एक आता है
एडेनिन और एक आता है ग्वानिन। ए से होता है एडेनिन और जी से क्या होता है ग्वानिन। और पिरामिडिन में 3 आते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको और इसको। दूसरा देखो, आपको पता होना चाहिए डीएनए केस में 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। और आरएनए केस में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो आप लोग यहां से लिख सकते हो ऐसे के डीएनए केस में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। और आरएनए केस में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बेटा पहले आप लोग ये बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड समझ गए? एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जहां फॉस्फेट ग्रुप हो, पेंटोज शुगर हो और नाइट्रोजनस बेस हो। आपने एक नाम और सुना होगा, न्यूक्लियोसाइड। ये तो होता है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर आप खाली इन दोनों को जोड़ोगे, फॉस्फेट हटा दोगे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और पूरे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं और डीएनए की लेंथ को हम बता सकते हैं। जैसे अभी आप लोग लिखोगे, मैं पूरा टाइम लूंगा आपको, रुक जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीएनए का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है। देखो ध्यान से हम लोग, सबसे पहले बेटा लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगा होता है? इसके साथ में क्या लगा दूं? 5 कार्बन शुगर लगा दूं और साथ में लगा दूं एडेनिन। हमेशा ध्यान रखना, एडेनिन के साथ लगा होता है ग्वानिन और साइटोसिन के साथ क्या होता है? थायमीन। ध्यान रखना है, एडेनिन के साथ थायमीन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। एडेनिन के साथ क्या लगा होता है? थायमीन। ऐसे लगे होते हैं। इसके बाद फिर से फॉस्फेट होगा और फिर से होगा पेंटोज शुगर और फिर से क्या लगा देना है? ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे ही फिर से लगा होगा, समझ गए? ऐसे ही लगा होता है। बेटा ये बताओ क्या मैं लगा रहा हूँ? न्यूक्लियोटाइड। क्या लगा रहा हूँ? अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा एडेनिन के साथ क्या लगा होगा? थायमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ये फिर से बताऊंगा। और ग्वानिन के साथ क्या लगा होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, अगर हम अगले बात करें तो कभी बॉन्ड पूछ लेता है, वो क्या पूछ लेता है? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं और उसी को बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पूछता है वो, तो कैसे बताने आपको? यहाँ देखो, जैसे जो ये वाला बॉन्ड है, इसको पता है क्या बोलते हैं? फॉस्फो सही है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दूसरा बेटा इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये वाला कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक बार ये क्वेश्चन आता है, बताओ दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड होते हैं? तो वो होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ गए? अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ डीएनए की बैकबोन क्या होती है, तो आप बोलोगे शुगर फॉस्फेट। क्या बोलोगे? क्योंकि यही तो है स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे कह रहा है, अगर वो पूछे डीएनए का बैकबोन किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं शुगर फॉस्फेट को। ये बताओ पहले आपको ये वाली कहानी क्लियर हुई कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं थोड़ा सा डीएनए को आपको बेस समझा रहा हूँ, जैसे किताब में बना हुआ है, तो देखते हैं आप। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा एक डीएनए बनाता हूँ मैं रफली। ये ऐसे बना दिया मैंने। अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है ये स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं आपस में?
नहीं, ये पता है कैसे हैं? ये दोनों स्टैंड पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। जैसे आपने सीढ़ी देखी है घूमने वाली, तो उसका एक ऐसे इधर वाला पकड़ने वाला होता है, मान लो वो स्टैंड है तो वो ऐसे ही होता है, ऐसे मतलब मिलते नहीं है स्टैंड। और आपको पता है बीच में क्या लगे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या लगे होते हैं? अब बेटा इसका मैं सारे फीचर लिखवा दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। एक स्टैंड इसका होता है 5 प्राइम टू 3 और दूसरा क्या होगा 3 to 5। अच्छा आपको पता है 5 क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि बेटा इस पे OH ग्रुप लगा होता है 5वें कार्बन पे, और 3 क्यों बोलते हैं? उधर लगा होता है OH तीसरे कार्बन पे। तीसरे का मतलब थर्ड कार्बन में, बताऊंगा आपको। दूसरा देखो, तो डीएनए के बारे में लिखता हूँ यहाँ पे क्या क्या फीचर है, ठीक है। देखो एक बात समझ लो अच्छे से। देखो डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता है। सबसे पहले डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड फैशन में होता है। कैसे होता है? इसका मतलब समझते हो आप? बताओ। फैशन वो वाली फैशन नहीं। राइट हैंडेड का मतलब है कि ये राइट तरफ से ही आएगा, ऐसे जैसे मैंने यहाँ बनाया, देखो ऐसे। ये कभी ऐसा नहीं होगा उल्टा, क्योंकि ये राइट हैंडेड होता है। सही है, पहली बात। दूसरा बेटा इसके ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? डबल स्टैंड होता है। तीसरा अगर बात करें तो इसके स्टैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। अब बोलो मत, एंटी का मतलब होता है एक स्टैंड 5 to 3, दूसरा कैसे होगा 3 to 5, और पैरेलल का मतलब होता है आपस में कभी नहीं मिलते हैं। तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूं यहाँ पे, एक स्टैंड होगा 5 to 3, तो दूसरा होगा 3 to 5। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? तीसरा अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है इसका लेंथ तो आपको पता है 2.2 मीटर होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। अगले अगर हम बात करें बेटा तो डीएनए जो होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। और इसमें जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। अगले देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस होती है वो होती है 0.3 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम की बात करेगा तो आता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एक न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस समझ गए कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। और अगर वो पूछे कि एक हेलिक्स की बताओ, एक हेलिक्स का मतलब होता है एक बार मुड़ना, तो एक हेलिक्स में आते हैं 10 बेस पर। कितने आते हैं? तो अगर आप लोग 0.34 नैनोमीटर को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 हेलिक्स इक्वल टू होता है 10 बेस पेयर। और बेटा यहाँ पे हम अगर काउंट करेंगे तो 0.34 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में बात करेगा तो यहाँ लिखना 3.4 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ कर देना 3.4 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? तो ये हो गई तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में, और ये हो गया नैनोमीटर। वो जैसे पूछे आप लोग वैसे बता सकते हो। ये क्लियर हुआ? दूसरा अगर हम बात करें बेटा, सुन लो, हमेशा ध्यान रखना एडिनिन के साथ क्या होगा? थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन के साथ क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। अच्छा आपसे अगर कोई पूछे बेटा कि बताओ डीएनए के दोनों स्टैंड कौन से बॉन्ड जुड़े होते हैं, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। उसका आंसर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दोनों स्टैंड कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? अगले और देखो, एक बात और सुनना आप लोग। वैसे तो मैं देखो इसके बारे में 1000 बात बता सकता हूँ। एचडीपी अगर पूछ चलेगा जीन कितने होते हैं, कितने क्या होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहीं पे बात करते हैं, ठीक है, यहीं तक की बात करते हैं। अगले अगर हम बात करें बेटा तो एक साइंटिस्ट थे चारगाफ। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, उसको बोलते हैं चारगाफ रूल। उन्होंने क्या बताया था सुनो, उन्होंने ये कहा था कि हमेशा प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है? पिरामिडिन। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं A + G इक्वल टू होता है C + T,
दूसरा आपको ध्यान रखना, एडिन का अमाउंट किसके बराबर होगा, थायमिन के, और ग्वानिन का अमाउंट होगा साइटोसिन के। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, जैसे वो कह देता है कि साइटोसिन का अमाउंट 20% है, अब आप बताओ एडिन का कितना होगा, बता सकते हो आराम से। अगर साइटोसिन का मान लिया 20% है तो एडेनिन का पूछ रहा है, तो आप लोग बताओ साइटोसिन का अगर 20 है तो ग्वानिन का 20 होगा, बचा कितना 60, तो 30 इसका हो जाएगा और 30। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। और भी बताओ बच्चा क्या नहीं करूँ, बताओ समझाओ। हो गया ना, राइट हैंड फैशन होता है, सही डबल स्टैंड होता है, एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, बॉन्ड समझा दिया आपको, इसके बाद फुल फॉर्म समझा दी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में समझा दिया, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में समझा दिया, इतना ही ध्यान क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग किताब पढ़ेंगे, कोई बचेगा तो उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो आराम से, मैं कर दूं, देखो कुछ देखो, पहले पे इससे पहले क्या ये इससे पहले कुछ है, इससे पहले कुछ नहीं बेटा, वो तो खाली फालतू कर। यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से बेटा बात मत करो आप लोग। और बेटा आप लोग एब्सेंट क्यों रहते हो बताओ? शादी जाते हैं क्या? और ये हो गया देख लिया? अरे अरे सॉरी, हाँ कल कौन सेट था बताना एक बार। हाँ मुकेश तू बता, तू क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बेटा तबीयत खराब मत करो बंद। हाँ मुकेश तुमको नहीं तू क्यों आ रहा? अबे गधो बारात करते करते बारात लाग नहीं रहोगे तुम लोग। हाँ और तुमको नहीं आ रही हो? हैं शादी में थी, सब शादियां कर रहे हो क्या पीछे? सब लोग नहीं आते क्या? हे भगवान। और बताना ना कौन नहीं आता? हाँ पीछे तुम बताओ। कॉलेज गए थे और बीच में तुम लोग नहीं, तुम लोग आ रहे हो? हाँ सब लोग आ रहे हैं। बेटा शादी कम करो आप लोग। शादी कम करो ना, अपनी याद रखते पढ़ाई कर लो मेरे से। और आप लोग दावत कहाँ कौन दे देता है अभी? हमारे कोई दावत नहीं है। आपको पता है सुनो, आपको पता है दावत हम लोग कहते हैं ना कि दावत खाने जा रहा है रुपए क्लास में, हम ये करते हैं वो करते हैं। मुझे लगता है कि आजकल इतने बिजी शेड्यूल में अगर कोई खाना खाने भी जा रहा है तो ये बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वो खुद पे नहीं कर रहा है, वो मतलब खुद पे कर रहा है ना कि उस पे, मगर उस पे कर रहा है खुद पे नहीं। क्योंकि सोचो कोई इतना टाइम इम्पोर्टेंट निकाल के आया है आपके पास, 4-5 घंटे लगता है, और आप अगर डेली एक साथ ही जाओगे तो कैसे काम चलेगा?
और बेटा अगर आपको शादी करनी, नीट को इतना समझना होता है जितना आप समझ रहे हो, आपको कुछ तो रेगुलर रहना पड़ेगा ना। अगर आप भीड़ तरह रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अब अगर सब लोग घर में शादी में जा रहे हैं, तुम भी जाओगे तो फिर कैसे होगा नीट पे? आज कितने बच्चे हैं? ठीक है, इसके बाद अब मैं डिग्री से चेक करूंगा और उनसे कहूंगा जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनका नाम लिखो, एक लिस्ट बनाओ अलग से। जो ऐसे करते हैं कि 2 दिन आ गए, 1 दिन नहीं आया, 3 दिन आ गए, या तो बिल्कुल मत आओ या फिर डेली आओ, 2 नियम बनाओ, ठीक है? और अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले इन्फॉर्म करो ना उसी को, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना? और ऐसे आपका लॉस है बेटा, मेरा लॉस नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ खाली बस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट की तैयारी मत करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लग रहा हो तुक्का लग जाएगा, ये मम्मी ने भंडारा बोल दिया काम चल जाएगा, ध्यान रखना कुछ नहीं चलेगा, आपको पढ़ना ही होगा। और उसके लिए आपको रेगुलर रहना होगा। लिख लिया बेटा ये? तो थोड़ी मेहनत कर लो बेटा, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, दिसंबर आगे समझो, जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ और बचे हैं अप्रैल। और सोचो 4 मंथ कितना कम टाइम होता है, मतलब आपके पास 120 डेज बचे हैं। अगर देखा जाए तो आपके एक चैप्टर के लिए कितने दिन मिल रहे हैं? रिवाइज आज से करना स्टार्ट कर दोगे तो कितने दिन मिल रहे हैं? 3 से 4 दिन बस एक चैप्टर के लिए, समझ रहे हो? अगर आज से बैठ जाओगे, पेपर तक लगातार पढ़ोगे, एक दिन छुट्टी नहीं करोगे, तो आपको मिल रहे हैं एक चैप्टर के लिए 3 से 4 दिन रिवीजन करने के लिए। तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से एक टाइम टेबल बनाओ और उसी के हिसाब से आप लोग डिवाइड करके बैठ जाओ। अभी से ही काम करो वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। कैसे पढ़ना है आपको? अभी से स्टार्ट कर दो कि आज आपने टाइम टेबल बनाया कि आज से लेके मेरे पास कितने दिन है? 120 डेज है। अब मेरे पास अगर मान लो एक दिन में कि वो एक चैप्टर के कितने दिन मिल रहा है? 3 दिन मान के लो, कोई छुट्टी भी करोगे, थोड़ी बहुत होली भी कर खेलोगे, तो शादी में भी जाओगे, तो 3 दिन मिल रहे हैं। 3 दिन का मतलब है कि एक चैप्टर आपको आज ही से कंप्लीट करना है 3 दिन में। एक दिन उसको पढ़ो, दूसरे दिन उसको क्वेश्चन लगाओ, और तीसरे दिन जो आपके डाउट हैं उनको गहराई से पढ़ो। गहराई से मतलब है कि उनको याद ही करो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हो तो फिर आप नीट तक कंप्लीट हो पाओगे। और एक बार सोचो बेटा, 3 दिन खाली वैल्यूज ना पढ़नी है, आपको साथ में फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो सोचो आपको आपके पास कितना कम टाइम है। और अभी भी आप शादी में लगे पड़े, बताओ थोड़ा अभी से सीरियस हो जाओ वरना बेकाओगे, बहुत कम टाइम बचा था, क्या करते हैं। जिसको अच्छे नंबर लेके आने वो ही करे, जिसको नहीं लेके आने तो दुआ करें। मान के चलो कि आपको 3 दिन मिलना है, तो एक दिन में आप तैयार करोगे पूरे चैप्टर को। जैसे आपने आज द लिविंग गॉड उठाया, एक दिन पढ़ लिया उसको आज, क्योंकि एक दिन में आपको 2 घंटे मिलते होंगे एक सब्जेक्ट के लिए। कल को उसको 2 घंटे क्वेश्चन लगाओ, और जो जो क्वेश्चन गलत हुए अगले दिन को उनको फिर गहराई से पढ़ो, ये गलत क्यों हुआ। और ये फिर जैसे फिर सेकंड चैप्टर उठाओ, फिर थर्ड उठाओ, फोर्थ उठाओ, ऐसे करके आप पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो, इसके बाद 12th तक हो जाएगा। जब तक आप फर्स्ट ईयर कर पाओगे तो ये काम शेयर कर दो फिर, ठीक है? जब आप ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, हो गया बेटा? ये इसमें बना हुआ है, ये मैंने उसमें बनवाया था ना, बायोमोलिक्यूल्स में। हाँ ठीक है, ऐसा ना कोई दिक्कत नहीं।
और एनसीईआरटी की एक लाइन को गहराई से पढ़ो, क्योंकि आपको पता है जब नीट में क्वेश्चन आता है तो गलती करते हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, कोई और फालतू मत पढ़ना बिल्कुल भी, लेकिन एनसीईआरटी या कोई लाइन को छोड़ना मत। तो कहाँ गया तुम, किसका बता रहा है हमेशा? नहीं तो कहाँ से? मैं ये पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं रहे हो? कोई गंदी बात है क्या? कहाँ गया था तुमने? कहाँ? अब पेट जाएगा तो पर्सनल, चल पर्सनल मान ले, तू गया था कहाँ? राजस्थान गया था, और बता। और 3 तारीख खराब हो गई थी। आप लोग डेली कोचिंग भी आओ और डेली घर पे भी पढ़ो, तब कहाँ हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा ऐसे आप सोच रहे हो। और बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे पढ़ो घर पे डेली, एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे दो, और अगर आप लोग 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ठीक ठाक है। क्या बच्चे ऐसा है 8-9 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं? 7 से 8 घंटे तो बताइए कौन से घंटे? अरे ये नहीं हो पाएगा, 7 से 8 घंटे नहीं कर पा रहे हो। चलो मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये बताओ मुझे, ये बताओ पहले मुझे, आपके पास आप पहले रात में कितने सोते हो? सब 12 होने का फिक्स टाइम रख देते हैं, 11 से सर 11 बजे 7। चलो मैं अपना सुनो भैया सुनो, चलो मैं अपना लेके चलता हूँ, ठीक है? मैं नीट का एस्पिरेंट मोड का तैयारी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मान लो देखो ऐसा होता है, 2 टाइप बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं सुबह उठ के अच्छा लगता है पढ़ते हुए, क्योंकि उनके माइंड में फंसा दिया जाता है ना कि सुबह पढ़ोगे तो महान बनोगे, या सुबह पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, आप सोच सकते हो, सुबह को आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है? अब मान लो अगर किसी का टाइम अब बोलो मत, आप लोगों का सोने का टाइम होना चाहिए 6 से 7 घंटे, 7 से ज्यादा नहीं, 6 से कम नहीं, 6 से कम नहीं, 7 से। और एक बात मैंने आपसे कहा था कि आपका सोने का उठने का टाइम बहुत फिक्स होना चाहिए, सही है? अब देखो मान लो आप अगर कितने में सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, मान लो कितने बजे उठोगे? 7 से 8 के बीच में। अब कितने टाइम हो जाएगा? 7 बजे से लेके 8 बजे तक अलार्म लगा लेंगे, 10-15, और बीच में उठ जाएगा। आप उठ गए 7 बजे या 7:30 बजे उठ गए। अब आपके अगर आप 24 घंटे हैं और उसमें 6 घंटे आपने सोने के निकाल दिए, कितने बचे आपके पास? 18 घंटे बचे। 5 घंटे आप कोचिंग आ गए, ठीक है? चलो 5 निकाल दो, ठीक है? 18 में 5 निकालो, कितने बचेंगे? 13। अब इतनी मेहनत नहीं आती है। आपके पास 13 घंटे बचे। 13 घंटे में 2 घंटे और निकाल दो, जिसमें आप लोग नहाओगे, सही है, और खाना वाना खाओगे, 2 घंटे और निकाल दो, कितने बचे? 11। अरे सुन लो, इसके अलावा मुझे बताओ कि आप लोग पढ़ाई के अलावा और क्या काम करते हो? बताओ तो एक बच्चे कि मैं ये काम करता हूँ, खाली जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छोड़ के, और बच्चे बताओ। दुकान कितने बैठते हो? कितनी देर बैठते हो? बेटा अब ये देखो, अगर हम नीट तैयारी कर रहे हैं तो अपने फादर से कहो कि ये काम मैं मतलब दुकान पर नहीं बैठूंगा 1 साल, तो वो मान जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग अगर अपने फादर से कुछ कह रहे हो तो वो मान जाएंगे, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो दूसरी बात सुनो, और बताओ कि सर इसके अलावा हम ये काम करते हैं। सुनो, अब मैं 11 घंटे में और 3 घंटे आपको दे रहा हूँ, कहीं आपको कुछ करना हो एक्स्ट्रा, ठीक है? तो कितने घंटे निकल गए?
8। अब इतने घंटे हम ही पढ़ सकते हैं। मैंने 3 घंटे दे दिए। अरे मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मतलब और चीजें होती है ना, मार्केट जाना पड़ जाता है कभी। 8 घंटे हो गए। अरे मिलेगा हाँ, आपको पता होना चाहिए। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ 8 घंटे कैसे मिलेंगे। सुनो 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 सुन लो आप लोग। अब बोलो मत आप लोग। देखो आप लोग ऐसे टाइम बनाओ मेरे हिसाब से। कभी ऐसे मत लिखना कि 8 से 9 बायोलॉजी, 9 से 10 हिंदी, ऐसे लिखते हैं। 10 से 10:30 नहीं बच्चे से 10:30 से, अरे अब मेरी बात सुन लो, 10 से 10:30 डिनर, 10:30 से 11 बजे पानी पीना, ऐसे लिख देते हैं सब बच्चे। 6 से 7 सुबह को नहाना लिख देते हैं ना पूरा। ऐसे मत करो, ये मत करो, नहीं कर पाओगे। मैंने आपसे बोला है आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा करो सोने के बाद, वो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, खाना खाने से बाद। अरे सुन लो पहले बेटा, ये नहीं वो नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ। एक आप लोग सब्जेक्ट पढ़ लिया करो खाना खाने के बाद, जो भी पढ़ो खाना खाने के बाद और सोने से पहले तक पढ़ लिया हमने। अब उसमें आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, 2-3 घंटे। जैसे आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको बायोलॉजी पढ़नी बायोलॉजी पढ़ो। खाना आप कितने बजे खाते हो? 9 बजे खाते हो, 12-1 बजे सोना है, 3 घंटे मिल जाएंगे। अब आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे तीनों पढ़ना है। आप मान के चलो वो वाला मेरा टाइम किसका चल रहा है, बायोलॉजी का। अब आपको 2 घंटे मिलेंगे तब भी आप पढ़ लोगे, टाइम टेबल नहीं है कुछ भी। 10 बजे खाना खा रहे हो तो 2 घंटे पढ़ लो, 11 बजे खा रहे हो तो 1 घंटा पढ़ लो, मतलब पढ़ना जरूर है। खाना खाने के बाद बायोलॉजी पढ़नी है और सोने तक। एक सब्जेक्ट आप पढ़ो सुबह उठ के जितने बजे उठो, और नाश्ता वास्ता करते हो उससे पहले तक। जैसे आप उठे नाश्ता का मतलब खाना वाना थोड़ा बहुत खाते हो उससे पहले तक। और एक सब्जेक्ट पढ़ लिया करो बीच में किसी भी टाइम, खाना खाने के बाद, कोचिंग आने से पहले। बस बात खत्म होगा। तीनों टाइम नहीं आया समझ में? अभी जाओ मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे तक और 6 से 8 तक एंजॉय करना। 8 बजे खाना खाना, उसका पहले ही पढ़ना मान लिया। फिर सुबह उठते सो के उस टाइम पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार आप लोग जैसे चाय बाय थोड़ी बहुत पी के पढ़ने बैठ जाया करो। खाना खाने तक, खाना बनता है 10-11 बजे तक, तब तक पढ़नी है। उसके बाद खाना खाना है, उससे पहले नहाओ, खाना खाओ, फिर पढ़ने बैठ गए। कितने बजे तक पढ़ना है? 1 बजे तक। अरे सुन तो लो, चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, कब क्या करना है? वो ही सुनो। आपके पास कितने घंटे सब्जेक्ट मिल रहे हैं? नहीं, एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे, 2.5 घंटा मिल रहा है। सुन लो बेटा सुन लो, ये आपके काम के लिए है, मेरे काम की चीज नहीं है। आपको 2.5 घंटा मिल रहा है, सही है। मैं हमेशा कहता हूँ आधा घंटा आप वो पढ़ा करो जो आज पढ़ा है, या तो उसके क्वेश्चन लगाने हैं, पढ़ना है जो आज पढ़ा है, मतलब दोनों कोचिंग में। या फिर जो भी आपको लगता नहीं कि आज ही कवर कर लेते हैं, वो आधा घंटा खाली किया, वो 30 मिनट। कितने बचे? 2 घंटे। जब ये काम डेली करोगे तो तुम्हारे आधा घंटा ही बहुत लगेगा, लेकिन 7 दिन में एक दिन करोगे तो बोझ लगेगा। डेली करो, 30 मिनट बहुत होते हैं। 2 घंटे में 1 घंटे लगाया करो क्वेश्चन पुराना वाला, और 1 घंटा पढ़ना है पुराना वाला फर्स्ट ईयर का। अभी जब आप 30 मिनट डेली पढ़ोगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी जो पढ़ोगे आने वाले में सोचिए कि 12th के बैक चैप्टर पढ़ेंगे या 11th के चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर उठाओ, आज 1 घंटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। इधर सुनो, आज 1 घंटा फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है और 1 घंटा क्वेश्चन लगाने हैं, जितने भी लगे। समझ गए? अब मुझे पता है कि मैं एक चैप्टर को 3 दिन दे सकता हूँ आराम से, तो 3 दिन तक काम करो, 1 घंटा कितना ही पढ़ा जाए। और 30 मिनट अगर आज का डेली पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पढ़ो 30 मिनट डेली। जैसे मैंने आज आपको डीएनए के बारे में पढ़ाया, मैं गारंटी कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर पढ़ लोगे सब, और याद भी कर लोगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जो आज पढ़ाया जाता है उसको घर में जाकर तुरंत पढ़ना। हाँ। और जो यूट्यूब से या फिर जिन्होंने भी बैच ले रखा है, वो लेक्चर्स देते हैं, वो 2.5-3 घंटे के होते हैं, तो उनका क्या करना है? तो इतने उलझे क्यों पड़े हो? यही तो दिक्कत है। सर उलझने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे हुआ नहीं है कितनी चीजें चैप्टर का, वो मुझे नहीं लगा। अब जैसे केमिस्ट्री हमारी अब एज अ मेरिज्म हो चुका है वैसे यहाँ के हिसाब से, अब ना हमें वापस उसकी क्लासेस मिलेंगी, तो जिनको नहीं समझ में आए वो तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, या तो चलो एक बात बताओ, अगर आपको, सुनो मान लेता हूँ ठीक है आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, सही है, तो फिर एक काम करो ना, फिर 2 घंटे आपको पीछे का क्यों रिवाइज कर रहे हो? 2 घंटे वही लेक्चर पढ़ लो। ये ऐसा तो है नहीं कि हमें चलता रहेगा। आपको पता है जैसे 1 महीने में कवर हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा कवर, तो उसको चला के बैलेंस बना के रखो। तो हमारा
लेकिन पीछे का जरूर पढ़ते रहो, ये ध्यान रखना है। अगर वो छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। वही तो करंट ही चलता रहेगा, बैक वाला हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो कवर लेके चलो। और 7 दिन में ये तो ऐसा होता है कि संडे होता है पूरे 12 घंटे पीछे का रिवाइज कर लिया, ऐसे जाता है। लेकिन खुद से पढ़ोगे तभी तो होगा। आप लोग बैठो तो कम से कम, मैं गारंटी से कर रहा हूँ, जो बच्चा डेली 8 घंटा पढ़ने लगा, जो भी यहाँ पे हो, और 10 दिन उसने पढ़ लिया लगातार, अगर आप 11वें दिन ना मुझसे कहो कि सर बहुत लोड कम हो गया हमारे ऊपर से, काफी कवर हो रहा है, 11वें दिन अपने आप से कहोगे। लेकिन 10 घंटे पढ़ो तो पहले, 10 दिन आज पढ़ने से खाली नहीं होगा, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, कल को फिर तो पढ़ो तो पहले। कोई बच्चा यहाँ पे है जो 8 घंटे डेली पढ़ा है अभी तक, जब से मैंने स्टार्ट किया बैच? कोई नहीं होगा यहाँ पे नहीं सर, पढ़ा है डेली 8 घंटे पढ़ा है? तो इतना कवर क्यों नहीं हो रहा है? फिर तो कवर होना चाहिए। सर 8 घंटे से ज्यादा भी पढ़ लेते, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल तो अच्छे बच्चे हैं। फिर भी कवर नहीं होता। मतलब कम नहीं करता। अगर फिर भी कवर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा और पढ़ाओ, फिर क्या करूँगा? ये हो सकता है थोड़ा फास्ट तरीका अपनाओ पढ़ने का। मतलब या तो पीछे का छूट जाएगा, करंट चलता रहेगा, करंट का छूट जाएगा। लेकिन आप लोग करंट में तो आधे घंटा दिया करो उसी साइड को, और पीछे का ही पढ़ो। सब साथ में चल रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, केवल थ्योरी होगी। सर मैं जब तो फिर कोई संडे कर लिया करो, कुछ तो करो ऐसे ही। फिलहाल मैं अपना देखो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ भाई उस तरीके से पढ़ो। खाना खाने के बाद 1 सब्जेक्ट पढ़ो, सुबह 1 सब्जेक्ट पढ़ो, एक दोपहर में पढ़ना है, ठीक है? और आप लोग डिवाइड कर लो फिर, ये ऐसे करके 1 घंटा करंट का पढ़ना है, 1 घंटा पीछे का पढ़ना है। सर जितना पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है उतना भूलते जा रहे हैं। अच्छी बात है। तो एक वो लेके आओ, एक वो लेके आओ, सैचुरेशन में जा रहा है, सब कुछ मिला के नहीं एक वो लेके आओ दिमागी, ठीक है? वो खाओ सा बनाएगा, ठीक है? बेटा आप लोग कुछ लिख रहे थे, लिख ले। अगले वाला नहीं लिखा है? अरे अगला गया कहाँ पे? ये देखो, जल्दी लिखो, आप लिखते रहोगे क्या? हालांकि मुझे लगता है जो बच्चे डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होता होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा ना? बेटा नीट इतना आसान थोड़ा ना है, मेहनत तो करनी होगी आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके ऊपर लोड थोड़ा कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा आपके ऊपर, वरना अभी आने वाले टाइम बहुत बढ़ जाएगा। आप लोग फिर फरवरी मार्च में कहोगे क्या होगा हमारे साथ। और घंटे बढ़ाओ, 10 घंटे कर लो, 10-11 घंटे कर लो, ये तो हो जाएगा आराम से, हो जाएगा। 10 तक आप पढ़ सकते हो घर में अगर चाहो तो। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप लोग 1 साल तक 2 साल तक जो बच्चे सीरियस डॉक्टर होना चाहते हैं, सीधे फादर से कह दो कि डिस्टरबेंस करने वाला कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, मान के चलो कि 2 साल फादर से मांग लो, 2 साल चाहिए हमें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2-3 साल, मैंने हमेशा कहा है कि सिलेक्शन से बच्चे का होगा वो 3 साल में हो जाएगा, 3 साल तक। और नहीं हो पाया तो उसके बाद फिर मेहनत करना बेकार है, फिर आप लोग कुछ और कर लेना। और अगर आपने लेकिन सीरियसली पढ़ा हो, आपने ऐसा नहीं कि आपने खाली बस एक नाम किया पढ़ाई का, अगर आप सीरियस पढ़े हो तो 100% 3 साल बहुत होते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए आप लोग मेहनत करो खाली बस। और बेटा आपके पास मेहनत करने के अलावा है भी क्या? ऐसा तो है नहीं कि पापा की कंपनी चल रही चलो वो संभाल लेंगे, अगर नहीं बन पाया डॉक्टर तो डॉक्टर बनना ही सपना है तो आप लोग मेहनत ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल में आप कवर कर जाओगे पूरी तरीके से, लेकिन हाँ कर जरूर जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कमजोर होने के बाद भी, लेकिन उनने बस डेडिकेशन एक दिया है पूरे तरीके से और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी आता है। जैसे अभी इसी साल में आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मेरा एक स्टूडेंट है तो उसका रिजल्ट आएगा 100% आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और उसके अभी भी शायद 100 दिन 120 नंबर कम रह गए थे शायद। और इस साल वो बच्चा ऐसा है, शायद मुझे लग रहा है कि उसे मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाया है। उसे फर्स्ट ईयर से पढ़ाने वाला समझ रहा हूँ आपको कि उस बच्चे का यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, जिसे ये ना पता हो कि बायोलॉजी में चैप्टर भी होते हैं, इंग्लिश में उनके नाम क्या होते हैं ये भी ना पता। और उस बच्चे का मैं एग्जाम्पल लेना आपको यही ला के दिखाऊंगा और उसको लेके भी आऊंगा।
और उसे कितने साल हुए? मात्र 2 या 3 साल, 3 साल हो गए शायद, तीसरी साल है मतलब उसकी बात। तो उसका सोचो एक कितना कमजोर बच्चा हो कितना अच्छा कर सकता है, तो आप लोग इस बात समझ सकते हो। लेकिन उसके अंदर क्या है, एक मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे वो बच्चा तो यहाँ पे नहीं बैठा है ना कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और उसका कसम भी नहीं हुआ तब भी कर रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मतलब वो इतना ज्यादा मतलब मानता है, जैसे हम लोगों की अब कुछ भी, जैसे हम लोग बात करते रहते हैं टीचर को हालांकि मैं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रैंक ही रहता हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है कि अब बड़े हो गए हम लोग, ऐसे नहीं कि हम डांट के पढ़ा सकते हैं कि भाई नहीं तुम क्यों नहीं आ रहा, मारेंगे तुम, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे बात करना बंद कर देंगे। दूसरा क्या होता है, वो बच्चा उससे जो भी आज तक कहा होगा उसने कभी भी उस चीज को ना उसके मतलब लैंग्वेज में नहीं है कि मना करना कि ये नहीं, ये सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत दुखी मन से मेहनत कर रहा हो, कुछ रहता है। और इतना कमजोर बच्चा समझो, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर आपके अंदर से लगन है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ इतना डॉक्टर बन जाओगे, हर एक बच्चा बन जाएगा। लेकिन अंदर से एक बार सोच के देखो डॉक्टर बनना है, मेहनत करके देखो एक बार। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चे तो बहुत तेज होते हैं ना, जैसे अभी मान लिया यही वो बच्चे बैठे जिनकी परसेंटेज 12th में लग रहा है 80 प्लस होगी, 85 प्लस भी होगी, 90 प्लस भी होगी। 90 प्लस किसी के है यहाँ पे 12th में? 90 प्लस किसी की नहीं ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग कि हाँ ठीक है, और 85 तो होगी है, 85 है, हाँ तो ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अच्छे बच्चे बैठे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत वैसा है तो मैं इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर लगा होनी चाहिए खाली बस। और मैंने हमेशा कहा है कोई बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, कोई बच्चा। तो आप लोग बस मेहनत करते रहो और विश्वास करो। विश्वास का मतलब होता है कि मैं बार बार कहता हूँ रेगुलर रहो, एक दो साथी से कुछ छोड़ दो कि फोन चलाना, एक्स्ट्रा बातें करना बच्चों से, ज्यादा दोस्त बनाना। दोस्त बनाओ, लिमिटेड बनाओ और अच्छे बनाओ, जो आपका सपोर्ट करें ना कि आपको डिमोटिव करें। होता नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं आपको डिमोटिव करेंगे। आप लोग कहोगे मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं ड्रॉप कर देना, मतलब वो डिमोटिव करते हैं हमेशा। दोस्त ऐसे बनाओ जो कायदे के हों। कायदे का मतलब होता है कि आप अगर मुझसे कह रहे हैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो कहें कि हाँ मैं तेरा सपोर्ट करूंगा हमेशा, सही है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपका इंटरव्यू पेपर कैसा होने वाला है, कितना आपने टाइम को अपना बचाया है, एक मिनट कितना अच्छे से यूज किया है, सही है, कैसे लोगों के साथ रहे, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं टीम के लिए। तो आप लोग मेहनत करो, बस बकाया होगा जो होगा देखा जाएगा, है ना, जैसा रिजल्ट रहेगा। मेहनत करने का आपको पछतावा ना होगा कि हम मेहनत से थोड़ा चूकते हैं। अभी बचा है क्या, हो गया पूरा, अभी नहीं हुआ है? तो आज तो बेटा ये हो ही पाएगा, खाली किताब तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। लिख लिया, लिख रहा था। हो जाए तो हम लोग किताब निकालो और एक बार हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लिया? ये हम लोग सलाह तो नहीं ना बढ़िया ने, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि डिया ने कलर करने इसके बाद आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका ड्राइंग करने के लिए नहीं आएगा। हो गया, चलो बेटा आप लोग किताब निकालो और हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या हो गया, क्रिसमस आ रहा है क्या, कब है? 25 को। अच्छा क्रिसमस में मैंने सुना है सबसे बड़ा दिन होता है क्या इसी महीने, कोई कौन सा होगा सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? ऐसा कोई बोलते हैं ना, चलो कोई
बेटा देखो, हम लोग अब पढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग लैंग्वेज में समझेंगे क्या चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि मैंने डीएनए के बारे में आपको सारा समझा दिया, क्या साइंटिस्ट क्या सोचता वो भी आपको समझा दिया। अब हम लोग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखो बेटा बोलो मत, हम लोग खाली बस कह रहे इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक पैटर्न समझा था। किस पैटर्न से कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कह रहे एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम पे हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है जिससे हमारे कैरेक्टर क्या हो रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन कौन सा बनना है, कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा हार्मोन बनना है, कौन डिसाइड कर रहा है, उस टाइम पे क्लियर नहीं था। कह रहे ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated। कह रहा बेटा इन द रिलेशन दैट डीएनए और इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और कुछ में आरएनए भी होता है, कुछ वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए होता है। हालांकि हमारे पास क्या है बेटा, डीएनए है। कह रहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? दो टाइप के। कह रहे फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। कह रहे डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछूं कि कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसके क्या फीचर होने चाहिए? हम किस बेस पे मान लें कि जेनेटिक मटेरियल ठीक रहेगा? अगर हमें पता नहीं है डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, भाई एक बताओ जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कुछ फीचर भी तो होनी चाहिए कि वो जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। क्या होनी चाहिए सोचो। जैसे पहला इसमें से होता है स्टेबल होना चाहिए। अब तुमने डीएनए ऐसा बना, मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो अनस्टेबल हो, बहुत जल्दी बेकार हो जाए, तो फिर कोई, जैसे हम लोग हैं, सोचो हम लोग 100 साल जीते हैं, अगर एक भी बार म्यूटेशन कर गया और कोई अच्छा म्यूटेशन जीन कर गया तो बेटा पूरा आदमी को बेकार हो जाता है, उसको डी लग जाएगा, यानी कैंसर हो सकता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और सोचो हर सेल हमारा लगातार डिवाइड कर रहा है पूरा बॉडी का, लेकिन पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसका मतलब पहली बात यह है कि डीएनए कैसा होना चाहिए, मतलब जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल। दूसरा रेप्लिकेशन करता हो। क्या करता हो? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो दूसरे सेल में कैसे जाएगा? ऐसे तीसरा क्या हो? एंजाइम का मतलब रिलेटेड होना चाहिए। एंजाइम के रिलेटेड होना चाहिए। एंजाइम से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब एंजाइम उसका बेसिकली एंजाइम वही होना चाहिए जो उसमें रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड है। अरे ऐसे बोल सकते हैं ऐसे हो सकते हैं कि डीएनए स्टेबल हो, रेप्लिकेशन करता हो, म्यूटेशन भी होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत, जिससे इवोल्यूशन हो सके, और उसमें इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए, बस उसको हम मान सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। अगले देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे एनिमल सबसे ज्यादा क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कह रहा है दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। इसका काम किसका होता है? आप लोग मैसेंजर समझ रहे हैं? यहाँ पे नहीं समझ रहे उसकी बात नहीं, एकदम बताएंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा तब भी आपको। यहाँ देखो बेटा, मान लो एक सेल है, क्या है, इधर देखो एक सेल है। मैंने आपको कहा था डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? ये डीएनए है, और आपको पता है हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोग कभी ये मत सोचना कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम तो एक जगह होती है खाली जहाँ प्रोटीन बनती है। जैसे मान लो ये एक कॉलेज है डरमंड, इसको मान सकते हो आप क्या है, ये राइबोसोम। काम मेन कौन कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये जगह है ऐसी। राइबोसोम क्या होती है, एक जगह होती है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा यहाँ देखो ये जो डीएनए है और राइबोसोम कहाँ होता है, यहाँ होता है, और अमाइनो एसिड कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये चीजें होती हैं। तो बेटा डीएनए यहां से इंफॉर्मेशन मतलब नाइट्रोजन को कोड करके कहां लेके आता है, राइबोसोम के पास।
समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये मैसेज को लेके आ रहा है कि कौन सा प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। समझ गए? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोगों में कैसे काम करता है, मैसेंजर की तरह, और आरएनए हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। अगले बेटा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ए आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। और भी रोल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है, ये भी तो काम टीआरएनए का होता है। सही है, तो ये हम बात करेंगे। कह रहा है इट फंक्शन है बिहाफ एडेप्टर स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। इन क्लास 11 you have already learned the structure of nucleotides and the way these monomer unit are linked to form nucleic acid polymer। आप लोग बताओ हमने कौन चैप्टर में पढ़ा था इसको, बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड, मतलब तीनों के बारे में वहां समझाया अच्छे से। आगे कह रहा है बेटा इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, इट्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, अपनी कॉपी करना, डीएनए से डीएनए का बनना। और आपको पता है बेटा जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो सेल साइकिल में एक फेज होता है एस फेज, जहां पे क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं हमारा हर सेल डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, क्योंकि आप लोग सोचो बेटा एक सेल था हमारे पास और आज मिलियंस ऑफ सेल है, बिलियंस ऑफ सेल है, हर सेल में डीएनए उतना ही है। तो डीएनए क्या कर रहा है अपने आप को रेप्लिकेट, मतलब बार-बार डीएनए अपने आप क्या कर रहा है, अपना बढ़ा रहा है, यानी कि नंबर बढ़ा रहा है। कह रहा है बेटा इट्स रेप्लिकेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, अगले कह रहा है द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे सुनो, अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही, वैसे आएंगी आराम से, बाद में आएंगी। सुनो देखो डीएनए होता है, मान लीजिए डीएनए है, अब मैंने एमआरएनए बनाना है, तो डीएनए पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब है। इसके एक स्ट्रैंड को आरएनए क्या करता है, कॉपी करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री मान लेता है, जिसे बोलते हैं कोडॉन्स। क्या बोलते हैं, और कोडॉन क्या होते हैं, 3-3 का सीक्वेंस लेके, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन ले लिया, थाइमिन, ग्वानिन, थाइमिन ले लिया, थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन ले लिया। आरएनए में होता है ना कि यूरेसिल, 3-3। आपको पता होना चाहिए एक कोडॉन किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे मान लो मेरा फोन है, आप लोग अगर डायल करोगे, मेरे फोन का नंबर डायल करोगे, तभी तो मेरा फोन बोलेगा। जब तक आप वो नंबर डायल नहीं करोगे, हजारों नंबर कर लेना, करोड़ों कर लेना, लेकिन मेरा फोन नहीं बोलेगा। यही होता है हमारे कहाँ पे, यहाँ पे। अभी आपको ये लग रहा होगा, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा होता कैसे है। मैंने वैसे आपको समझा चुका हूँ। देखो ये डीएनए है, इसमें ऐसे सीक्वेंस होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन सीक्वेंस है। ऐसे 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने होते हैं, 3 बिलियन। बेटा इन 3 को मिला के कोडॉन बनता है, और डीएनए वो एमआरएनए ही तो करता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री लेके आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, और जब ये यहाँ आता है, सुनो, तो यहाँ पे होता है टीआरएनए, वो उसका बनाता है एंटीकोडॉन। और मैं बोल सकता हूँ कि जो कोडॉन सीक्वेंस में आएगा वही अमीनो एसिड कोड होगा। मतलब प्रोटीन क्या है बताओ, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है, डीएनए का सीक्वेंस। जैसा डीएनए का सीक्वेंस वैसा ही प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अब आप सोचो कि अगर यही जो डिफरेंस होता है, अगर कोई एलिफेंट का डीएनए उसका सीक्वेंस अलग होगा, हमारा सीक्वेंस अलग है। हालांकि मैंने आपको बताया 99.9% लोगों का डीएनए क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सेम स्पीशीज होनी चाहिए। समझ गए। और दूसरा जैसा सीक्वेंस, देखो एक बार बताऊं आप लोग, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी कोडॉन से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड होता है, जैसे मान लो मेरा नाम है, मेरे नाम में अगर ANSHU लिखोगे तभी मेरा नाम लिखा जाएगा। अगर मान लो मैं अपने नाम से यू हटा लूं, क्या मेरा नाम बचा, नहीं बचा ना। अब ये मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब मान लो ये अमीनो एसिड है। अब ये लगेंगे सीक्वेंस में, तो ये किसने डिसाइड किया, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस है। समझ गए। तो इसीलिए डीएनए पे सीक्वेंस जैसा वैसा ही क्या होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्रम। अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ तो पूरा का पूरा प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज। समझ गए। बस डीएनए एलिफेंट के पास भी होता है, डीएनए हमारे पास भी होता है, बस डिफरेंस किसका है, नाइट्रोजनस बेस
सीक्वेंस का। समझ गए? आज मैं इसलिए बहुत आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ आपको डेली आया करूँ, जिससे आपको देखो एक दिन का छूट जाता है, फिर आपको बेसिक समझ नहीं आता है, फिर अगले दिन को आप सोचते बताएंगे क्या चल रहा है। आप लोग डेली रहोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा चलता है। आप लोगों को मैं बहुत अच्छी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इसको, हल्के हल्के आराम से, जैसे पहले पढ़ा है इसे पढ़ाना है। अगले जो क्या कह रहा है, एंड एलिमेंट्री बेसिस ए ऑफ देयर रेगुलेशन द डिटरमिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new area of genomic. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequence will also be discussed. अब आप लोग एक बात सुनो, आपको क्या लग रहा है कि हमने 1 घंटे में डीएनए पढ़ लिया तो हम डीएनए के बारे में बहुत जानते हैं? बेटा अगर मैं आपको बता दूं तो आज तक का डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए, मतलब एक डीएनए का खाली सीक्वेंस पढ़ने के लिए, एक डीएनए बात कर रहा हूँ, पूरे ऐसे नहीं, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, एक डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ने के लिए प्रोजेक्ट हुआ था, इसे बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज तक का सबसे मेगा प्रोजेक्ट रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट करता है एक दिशा के लिए करता है, कोई भी प्रोजेक्ट करेगा एक दिशा के लिए तो करता है, उसमें कम से कम 10 देश, 4-5 देशों को तो नाम भी लिखे हुए हैं, 10 देशों ने क्या किया था, पार्टनरशिप में किया था। सोचो 9 बिलियन US डॉलर खर्चा आया था खाली एक डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ने का। अब आप लोग सोचो तो डीएनए छोटा मोटा चीज सुनना है जो आप लोग 1 घंटे में समझ रहे हो खाली बस यहाँ पे। डीएनए पे कितने जीन्स हैं, और अगर सोचो और वो कितने साल का प्रोडक्ट था, 13 साल का, वो भी हमें उतनी नॉलेज मिल पाई जितनी हमें चाहिए थी, हालांकि उतनी मिल गई, लेकिन अगर हमें पूरी नॉलेज मिल जाती तो मैं कई बार बता चुका हूं कि हम लोग साइंस की फील्ड में इतने आगे चले जाते कि कभी फील्ड नहीं आता है कि एक मूवी है कौन किसकी, अरे एक हीरो की मूवी है तो वो कहता है कि कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो इंसान भी कहने लगता है कि लगता है कभी कभी, क्योंकि बेटा जब आपको हर जीन्स की स्टडी होती, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी में कौन से जीन के प्रोटीन बनाना है, तो फिर हम ऐसे करते हैं, हम खाना खाने जाते तो आपको मेन्यू मिलता है कि भाई बताओ टिक करो कौन कौन सा सब्जी खाओगे, रायता खाओगे, क्या खाओगे। ऐसे ही हम हॉस्पिटल जाते तो वो कहते हैं कि बच्चे में टिक करो क्या चाहिए आपको, बच्चे की हाइट कितनी चाहिए, बच्चे का कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें सब नॉलेज होती, हम तुरंत है कोई भी थेरेपी करवाते हैं उसके बाद बच्चा वैसे ही होता है जैसे चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन जीनोम का स्टडी के लिए क्या हुआ था, एक मेगा प्रोजेक्ट हुआ था 13 साल का, और जिसे बोलते हैं HGP। मैं इस चैप्टर के बाद आपको पढ़ाऊंगा अभी को, समझ गए आपको? अगले देखो तो कह रहे लेट अस बिगिन डिस्कशन बाय द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, और जिसे क्या बोलते हैं डीएनए। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए का, क्यों डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और डीएनए का आरएनए से क्या रिश्ता है ये भी समझेंगे। मतलब ओवरऑल हमें ये पढ़ना है यहाँ पे कि एक्चुअली हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अगर आपने दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े ये वाले तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम होता है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लगभग हमको पता लग जाएगा कि हमारे बॉडी में एक्चुअली डीएनए क्या रोल है, आरएनए का क्या है। रटना नहीं आपको समझना है एक्चुअली कि डीएनए से कैसे प्रोटीन और कौन कौन से प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अगले देखो अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है डीएनए द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो मैंने कहा था डीएनए क्या होता है, डीएनए की लेंथ को हम बोल सकते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे उतना ही डीएनए क्या होगी, लेंथ। तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। कह रहा था लेंथ ऑफ डीएनए इजीली डिफाइंड, लिखा तो है डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इसमें जितने बेस पेयर होंगे उतने न्यूक्लियोटाइड होंगे, और जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उस डीएनए का उतना ही क्या होगा, लेंथ होगा। कह रहा है बेटा दिस आल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज के पास कितने होते हैं, आप लोग याद करना डाटा, ठीक है। डेटा एक बार लिख के और 2-3 बार रिवाइज करना, आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन आया था नीट में, यहाँ लिखा हुआ है बेटा देखो 3.3 × 10⁹ बेस पे लिखा है, ये हैप्लॉइड सेल का लिखा है। अगर वो पूछ ले आपसे डिप्लॉइड सेल का तो आप कितना बताओगे इसे, इसका डबल 6.6 × 10⁹ बेस पे। अगर आपको लग रहा हो तो इस बराबर में लिख लो, नीट में उसने डिप्लॉइड सेल का पूछा था, हैप्लॉइड सेल का नहीं पूछा था, और बच्चों ने क्या लगाया था, यही बार रटाया। तो आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को भी समझना है। कभी कभी लगता है कि ये 4 नंबर तो हमारे पक्के हो गए, जब आप घर पे आके देखते हो तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो डीएनए है उसका लेंथ बेटा कितना है,
3.3, लेकिन ये किस बात कर रहा है? हैप्लॉइड। आप लोग नीचे लिख लो डिप्लॉइड। तो कितना हो जाएगा? 6 × 10 टू पावर, अरे वो वैसे ऐसे हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लो अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही है, और मुझे डबल करना है कोई चीज, तो मैं क्या करूंगा? मतलब 2 की पावर में अगर चीज है तो हम 2 को 4 कर दो, पावर तो नहीं रहता है, ठीक है, वो वाली इंटू 10 टू पावर। हो गया क्लियर? ये अगले देखो कि 18 मत कर देना, 9 की 10 टू पावर 18 इतना नीटा हो जाएगा कि हम समझ ही नहीं पाओगे। चलो अगले देखो, थोड़ा पढ़ लो, घर आ गए थोड़ी देर पढ़ लो, 5 मिनट रुको। कह रहे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हम लोग अगर देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को तो उसका क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। कि देखो कह रहा लेटस, हालांकि देखो चलो इसी कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन रुक जाओ, एकदम भागना मत। अब इस चैप्टर को हम लोग देखो कल क्या पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में पढ़ेंगे पूरा। इसके बाद बेटा कल मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनाऊंगा, पैकेजिंग कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन क्यों बोलते हैं उसको, और पैकेजिंग कैसे होती है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे कि बोलो मत, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डीएनए को कैसे हमने सर्च किया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। हालांकि कौन से एक्सपेरिमेंट हुए और किसके साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। चलो तो कल मिलते हैं, और बेटा छुट्टी मत किया करो आप लोग। गुड इवनिंग सर। हाँ ऑनलाइन क्लास हाँ तो होगी। तुम आ भी बहुत रहते ऑनलाइन क्लास में। तो लगातार